हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्माइल स्पोकन क्लासेस। तो आज आप सभी देखेंगे एन एपिटैफ। और ये एन एपिटैफ जो है एक पोएम है और ये बहुत ही बेहतरीन पोएम है और आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता क्या है? तो एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं इंस्क्रिप्शंस ऑन ए टॉम इन मेमोरी ऑफ द डेड। मृतक की याद में कब्र के ऊपर जो कुछ भी लिखा जाता है उसी को हम लोग एपिटैफ के नाम से जानते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म में जो है मरने के बाद जब दफनाया जाता है तो उसके ऊपर पत्थर पे जो है लिख दिया जाता है उस मृतक के बारे में, पूरा जन्म कब हुआ था, उनके पिताजी के नाम, माँ का नाम और जो भी उपलब्धि रहा है उन उपलब्धियों के बारे में जो कुछ भी उस कब्र के ऊपर लिखा जाता है उसी को हम लोग एपिटैफ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे वॉल्टर डिलामेयर के बारे में। एन एपिटैफ लिखा गया है वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा। तो वॉल्टर डिलामेयर का जन्म हुआ था 1873। ही वॉज बॉर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। वॉल्टर डिलामेयर वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, केंट, और गांव का नाम था कार्लटन। तो ये आपके एग्ज़ाम में भी जो है पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उनका जन्म हुआ था कार्लटन गांव के केंट शहर में, इंग्लैंड में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। और उन्होंने अपने पिता को खो दिया एट द एज ऑफ 4। 4 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और वे जो हैं अपने परिवार के साथ लंदन मूव करके चले गए। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। तो उन्हें जाना जाता है संवेदनशील चिंता के लिए, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की दुनिया, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और अलौकिक की दुनिया के को लेकर के जो है उन्हें जाना जाता है। अर्थात आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हु इज़ नोन एज चिल्ड्रेंस पोएट, किन्हें चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका होगा वॉल्टर डिलामेयर। वॉल्टर डिलामेयर। नेक्स्ट लाइन है, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनका जो इम्पोर्टेंट रचना जो है, वर्क्स जो है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, ये काफ़ी फेवरेट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। उनका जो रचना जो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डेपिक्ट, दर्शाता है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, दुनिया, जो सपनों की दुनिया को जो है दर्शाता है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज नॉट ऑफ मेलैंकली। लेकिन किंतु इन गीतों में भी क्या है, एक मेलैंकली है, एकांतपन है, उदासी है। एक उदासी जो है इस इनके गीतों में जो है नजर आता है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये भी आपके एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में बन सकता है। कवि जो है हम लोगों को मेक अस अवेयर, हम लोगों को जागरूक बनाते हैं, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन का जो अमानवीय स्थिति है उस चीज़ से जो है कवि जो है क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। जैसे अमानवीय स्थिति क्या हुआ, जैसे कोई ऐसा समस्या आ गया और आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, लेकिन कोई आदमी जो है उस परेशानी को परेशानी नहीं समझ रहा है और वो मजाक बनाने का प्रयास कर रहा है, मजाक कर रहा है। जैसे आप कहीं गए, साइकिल से जा रहे, गिर गए और लोग जो है क्या करते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, बजाय आपको उठाते नहीं हैं बल्कि वो क्या करने लगते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आपकी दर्द को वो दर्द नहीं समझ पाते हैं। अगर वो दर्द समझ पाते तो सबसे पहले वो आपको उठाते, और अगर प्रॉब्लम है, चोटिल हो गए हैं, तो सबसे पहले जो है उनका काम होता जो मेडिकल है, जो आसपास के मेडिकल है वहाँ पे ले जाते और आपको जो है ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन क्या किया जाता है,
वीडियो बनाया जाता है। तो ये क्या है? अमानवीय स्थिति है। तो इस चीज़ से जो है ये कवि जो है हमें क्या करते हैं? जागरूक करते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes। ये ओल्ड थीम्स, जो भी ओल्ड थीम्स जो होती हैं वो क्या करते हैं? अपनी ही सोच वो दिखाते हैं, हिज जीनियस अपनी योग्यता कुशलता के माध्यम से वो क्या करते हैं? मतलब पुराने चीज़ों को भी जो है फ्रेश इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको जो है इजहार करते हैं। अगला पॉइंट है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है वो सम्मानित करती हैं उन्हें किस अवार्ड से? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से। और ये ऑर्डर ऑफ मेरिट कब दिया गया था? 1953 में। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इससे बहुत से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और इसी लाइन को जो है 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इससे निकल सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि हु ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, हु ऑनर्ड वॉल्टर डिलामेयर विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने वॉल्टर डिलामेयर को किस चीज़ से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से किया। फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए वॉल्टर डिलामेयर को कब किए? तो ये हो जाएगा 1953। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है और इससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर देखते हैं कि जो है एक्सप्लेन करने में जो है इस पोएम को ख़ास तौर पे देखते हैं कि 2 लाइन 4 लाइन ले लिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये बहुत ही छोटा पोएम है और बहुत ही चूँकि आप अभी देखेंगे वीडियो में तो आपको एक एक लाइन का जो है मीनिंग करने आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन पोएम है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, इस पोएम की तरफ आते हैं। ये तो था आपका वॉल्टर डिलामेयर के बारे में हम लोग जान के अच्छी तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि हम लोग देख चुके हैं। आगे आते हैं। ये वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ये आप क्लासरूम में जो है ये ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। ये किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। राजा और शासक जो होते हैं वो बनाते हैं, मेमोरियल बनाते हैं इन द मेमोरी ऑफ द नियर एंड डियर वंस। जो आप सबसे करीबी होते हैं, जो सबसे नज़दीकी होते हैं, जो सबसे खास होते हैं, उनकी याद में जो है वो मेमोरियल बनाते हैं। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैव डाइड। लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कॉमन मैन जो होते हैं वो कैसे याद करते हैं अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को जो मर गए होते हैं। मान के चले कि बहुत राजा महाराजा का कोई फैमिली है, उसमें अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उनकी याद में जो है बड़े बड़े मूर्ति बनाए जाते हैं, मेमोरियल बनाया जाता है उनकी याद में। बड़ा बड़ा जो है ड्राइंग बनवा करके जो है महल में जो है रख दिया जाता है। लेकिन जो कॉमन मैन है, जो आम लोग हैं, वो कैसे याद करते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जो मर गए होते हैं? तो वो क्या करते हैं? तो बस वो जो है अपने दोस्तों को याद करके ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता है नहीं कि वो बड़े बड़े मेमोरियल बना दे, बड़े बड़े मूर्ति बना दे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, यू माइट हैव कम अक्रॉस सम लाइन्स ऑफ वर्ड्स रिटन ऑन ए ग्रेव और ऑन ए मेमोरियल। आप जब क्रॉस किए होंगे, कहीं से आप गए होंगे तो आपने देखा होगा लिखा हुआ कब्र के ऊपर जो है लिखा हुआ आप देखे होंगे, और ऑन ए मेमोरियल या मेमोरियल पे जो है लिखा हुआ देखेंगे। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? उसे क्या कहा जाता है? व्हाट, तो इसी को हम लोग एपिटाफ के नाम से जानते हैं। जो कब्र के ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है उसी को हम लोग एपिटाफ के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस? इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो बस हम लोग याद के लिए, ताकि हम याद करते हैं कि ये मृतक जो है इनका नाम क्या था, उनके फादर्स मदर्स का नाम क्या था, उनकी उपलब्धि क्या था, उनका डेथ कब हुआ था, तो वो जो है थोड़ा बहुत उनके बारे में जो है लिखा हुआ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एपिटाफ, ये 7 लाइन का पोएम है और बहुत ही बेहतरीन पोएम है। आप भी जो है इसका मीनिंग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Here lies a most beautiful lady. Here lies a most beautiful lady. यहाँ सबसे सुंदर महिला क्या है? लेटी हुई है, पड़ी हुई है।
यानी कि कब्र के ऊपर। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यहाँ सबसे सुंदर महिला जो है लेटी हुई है, पड़ी हुई है, कब्र के अंदर जो है लेटी हुई है, पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये ऐसी महिला थी जो चंचल थी, बिना उद्देश्य के यहाँ वहाँ भटकने वाली महिला थी। ठीक है, फिर से इस लाइन को हम रिपीट करते हैं। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये कवि जो है उस महिला को याद करते हैं, जो कि ये महिला जो है वो क्या हो गई है, डेथ हो गई है, मर गई है, और कब्र के पास जा करके जो है ये कवि कहते हैं यहाँ सबसे सुंदर महिला लेटी हुई है, पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये ऐसी महिला थी जो बिना उद्देश्य के यहाँ वहाँ भटकने वाली महिला थी, मतलब चंचल महिला थी। ठीक है, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे ऐसा लगता है सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर महिला थी। मुझे ऐसा लगता है वो सबसे सुंदर महिला थी, क्योंकि कवि को उस लेडी से काफ़ी प्रेम था, इसलिए जैसे किसी को भी अगर किसी से भी अगर प्रेम हो जाए तो उसके नज़र में वही सबसे सुंदर होता है। दुनिया का सबसे सुंदर स्त्री हो या जो भी हो, वो उसके नज़र में सबसे सुंदर महिला होता है। तो कवि के नज़र में भी जो है वही चीज़ मतलब बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कहाँ पैदा हुई थी, तो वेस्ट कंट्री में पैदा हुई थी, पश्चिम के देशों में पैदा हुई थी। ठीक है, लेकिन आगे स्टेंजा में लिखते हैं, कवि लिखते हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस, शुरू में जो है सुंदरता की बखान करते हैं, लेकिन बाद वाले स्टेंजा में क्या कर रहे हैं, बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन सुंदरता जो होती है वो क्या हो जाती है, वैनिसेस हो जाती है, गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता जो है वो क्या हो जाती है, पासेज, गुजर जाती है। एक समय ऐसा भी होता है जब आपका चेहरे पे जो है एकदम कोई शिकन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, तो आपका चेहरा जो है खिला हुआ रहता है। जैसे इस स्टेज में, जिस स्टेज में आप लोग हैं, इस स्टेज में जो है मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, चूँकि प्रेशर नहीं है और देखने में भी जो है काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जो क्या होता है, सुंदरता भी नष्ट हो जाती है, और प्रेशर इतना होता है कि एक समय के बाद जो है, कुछ साल के बाद जो है क्या हो जाती है, सुंदरता नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, वो गुजर जाती है। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, हालांकि सुंदरता क्या कैसी चीज़ है, तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, ये आसानी से प्राप्त नहीं होता है। जैसे आप बहुत से देखते होंगे, हज़ार में कुछ एक हज़ार में कह लीजिए कुछ एक ऐसा चेहरा भी आपको देखने को मिलेगा जो लगता है कि एक बार और देख ले, एक बार और देख ले, लेकिन अमूमन हम लोगों का जो फेस जो है वो नॉर्मल फेस है, मतलब तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुंदरता जो होती है वो काफ़ी रेयर होती है, दुर्लभ होती है। ठीक है, हम लोगों का जो चेहरा है, वो हम लोगों का जो ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, ये नॉर्मल है, जैसा मेरा है वैसा ही आपका भी है। लेकिन उसी में देखेंगे कि कोई कोई इतना खूबसूरत, मतलब लड़का हो या लड़की हो, इतनी मतलब इतना खूबसूरत होता है या होती है, जिसे देखने के बाद आपको लगे कि एक बार और देख लें, एक बार और देख लें। तो सुंदरता जो होती है वो काफ़ी रेयर चीज़ होती है। ख़ासतौर पे आप देखेंगे एक्ट्रेस को जो है देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा सा मतलब चेहरा है। ठीक है, एक्टर को भी देखेंगे तो बहुत सारे एक्टर हैं जो देखने के बाद लगता है कि मतलब देखते ही रहे, फ़ोटो या फिल्म देखने के बाद आपको बहुत इंटरेस्ट लगता होगा। तो चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, एंड वेन आई क्रम्बल, लेकिन कवि लिखते हैं एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब हो जाएगा मृत्यु, डेड, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस महिला को कौन याद रखेगा, इस पश्चिम की महिला को कौन याद रखेगा। तो यही आपका एक पोएम है। यहाँ पे बताते हैं, फिर से इस पोएम को थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं। हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे सबसे सुंदर महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, वो ऐसी महिला थी जो बिना उद्देश्य के यहाँ वहाँ भटकती
देखती रहती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे ऐसा लगता है वो सबसे सुंदर महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, पश्चिम के देशों में हुआ था। बट ब्यूटी वेनिसेस, लेकिन आगे लिखते हैं कि सुंदरता जो होती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर इट बी, हालांकि सुंदरता जो होती है वो काफ़ी दुर्लभ होती है, वो आसानी से सभी में जो है सुंदरता देखने को नहीं मिलती है। वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस महिला को कौन याद रखेगा। तो यही एक पोएम है और ये 7 लाइन का पोएम है, बहुत ही बेहतरीन पोएम है और इससे बहुत से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं और ज़्यादातर हम देखे हुए हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट वाज सी, ये लाइन जो है आपको जो है ये लाइन दे दिया जाता है और कहता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो और एक्सप्लेन करने के लिए 4 नंबर के पूछे जाते हैं, 4 नंबर के, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है 4 नंबर। तो अगर आप हर पोएम को लाइन बाय लाइन देखेंगे और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोएम के लाइन से जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ये किस पोएम से लिया गया है। तो अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे एन एपिटैफ से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।